जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये कहीं किसी को ऊपर आने नहीं देती। और जो कांग्रेस ने पहले किया है उसको मिटाने में वो खुशी मानते हैं। जो जो चीजें हमने की है उसको वहीं रोक दी। कि अच्छा होता खड़गे जी राजस्थान के हालात का जायजा लेते और जहां अत्याचार, दलित अत्याचार हुआ है, दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, शायद उन स्थानों पर जाके आते तो राजस्थान की हकीकत पता चलती। खड़गे जी आप आए और उसी जिले में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। अच्छा होता उस परिवार की कुशल क्षेम पूछ लेते। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे कांग्रेस आला कमान यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का राजस्थान दौरा। भीलवाड़ा किसान सम्मेलन में शिरकत की उन्होंने और ये पहला दौरा है उनका जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजस्थान का। खड़गे ने साफ कहा कि राजस्थान सरकार बहुत बेहतरीन काम किया है और हम जनता के बीच जा रहे हैं। किसान की तरक्की, युवाओं को रोजगार और समाज के उत्थान के लिए कांग्रेस वोट मांग रही है। वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप को उन्होंने नमन किया। खैर, लेकिन बीजेपी में उन्होंने एक तीखा हमला बोला और कहा कि ना पॉलिसी है ना विजन है, ये जनता को समझना होगा। केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इनके जुमले सुना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी भाजपा से हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं, दस्तक सिंह हमारे साथ में हैं। दर्शक, आपके पास आना चाहूंगा, अगर यूं देखें पहला दौरा चुनावी वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पहली बार आए हैं। नड्डा साहब पिछले दिनों कई दौरे कर चुके हैं।
कैसे देखा जाए इस दौरे को? इससे सबसे बड़ी बात, चुनावी साल में आना, बेशक योजनाओं का आगाज करें चाहे किसी को वितरण करें वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो कार्यकर्ताओं के लिए कैसा देखा जाए इसे? देखिए, निश्चित तौर पे चुनावी साल में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो कार्यकर्ताओं में एक जोश ऊर्जा का संचार होता है। निश्चित तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो भीलवाड़ा की गुलाबपुरा है और यहाँ पर उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने खास तौर पे राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई और राजस्थान में कहा कि राजस्थान एक विकास का मॉडल है। यानी राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं, चाहे चिरंजीवी हों या दूसरी योजनाएं हों, उसको लेकर उनकी तरफ से तारीफ की गई। साथ ही बीजेपी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश में नफरत या इस तरह की राजनीति करती है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने कुर्बानी दी, आज ये कुर्बानी की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि देश को आज़ाद हमने कराया और आज देश को अगर बचाना है तो हम ही बचा रहे हैं। जबकि बीजेपी का जो एक विवाद 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, इंडिया वर्सेज भारत, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया एक समूह बनाया गया था, उस समूह को लेकर भी बीजेपी में इस तरह की नफरत फैल गई कि उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। कुल मिलाकर खड़गे का ये दौरा राजस्थान के नेताओं को और कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको बूस्टअप करने वाला साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब चुनावी कैंपेन शुरू हो गए हैं और खासकर राजस्थान सरकार कैसे रिपीट हो उसको लेकर लोग, कांग्रेस लगातार एआईसीसी के स्तर पर, राष्ट्रीय आलाकमान के स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि राजस्थान अगर रिपीट होता है तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव 2024 या इससे पहले अगर आम चुनाव की डेट आई तो उस पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसके अपने एक अलग मायने होते हैं, वो किसी भी पार्टी का। और अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ में हैं। अपूर्वा जी, कांग्रेस ने ही देश को तरक्की दी है, देश को आज़ादी दी है और देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, ये खड़गे का दावा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कांग्रेस इस गलतफहमी या अहंकार में है कि देश को आज़ादी जो है वो कांग्रेस ने दिलाई है, तो मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगी कि आज़ादी केवल कांग्रेस ने नहीं, आज़ादी उन तमाम भारतीयों ने भी दिलाई है जिन्होंने अपनी जान, अपनी तन मन धन से सेवा करके इस भारत माता को अपने आप को समर्पित किया है। तो पहले तो ये अहंकार वो निकाल दें। जहाँ तक रही विकास की यात्रा, तो आप देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब हम कौन से नंबर इकोनॉमी पे स्टैंड करते थे और आज हम पूरे विश्व में 5वें नंबर इकोनॉमी पे स्टैंड करते हैं, जिसके अंदर हम ये दावा भी करते हैं और हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि अति शीघ्र हम 3रे नंबर वर्ल्ड इकोनॉमी में जाकर के खड़े हो जाएं। आज 85% जो जीडीपी का, पूरी अगर हम वर्ल्ड की कंट्रीज की जीडीपी की योगदान की बात करें तो G20 नेशंस की जो आज अध्यक्षता कर रहा है वो देश कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं थी। इंदिरा गांधी जी के पास विकल्प था पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, कांग्रेस हम पे हमेशा एक आरोप लगाती है कि साहब इनके लोकल लीडरशिप है नहीं, इसलिए राष्ट्रीय लीडरशिप को बुलाते हैं, इसलिए इनकी चारों परिवर्तन यात्राओं को उन्होंने शुरू किया। तो आप ही के चैनल पर मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगी आपके चैनल का, सिर्फ इसलिए कि आप ही के चैनल पर लास्ट डिबेट में मैंने भरत जी को कहा था कि ये परिपाटी आपको भी भाजपा से सीखनी चाहिए और इन्होंने इसको सीख के लागू कर दी और आज खड़गे साहब को यहाँ आना पड़ा इनकी रैली को संबोधित करने के लिए। तो अब ये हम पे ये आरोप तो नहीं लगा सकते कि साहब आप सेंटर की लीडरशिप को यहाँ क्यों बुला रहे हैं। अपूर्वा जी, मैं एक जरूर कहूंगा कि आप अच्छी, काफी काबिल और एक पढ़ी लिखी हैं, लेकिन G20 को लेकर के ये बात ठीक है कि देश का सौभाग्य है, लेकिन एक रैंडमली ये मतलब ये नहीं है कि केवल इस समय मोदी जी हैं इसी वजह G20 की अध्यक्षता मिले, तो हम कहाँ पे मिले? नहीं, आप ये G20 का बहुत सारे ऐसे G20 में आज भी हमारे को, अगर हमसे पहले जिस कंट्री को ये अध्यक्षता मिलनी थी, अगर उसकी इकोनॉमी ठीक होती तो हमारे को 1 साल बाद और मिलते, शायद पता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब केवल एक ऐसे कह देना कि मोदी जी हैं तो सिर्फ G20 की अध्यक्षता मिली है, जैसे कई बार, एक सेकंड, जैसे कई बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी जी हैं जिसकी वजह से अमेरिका पलक पावड़े बिछा। वो भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एंट्री नहीं दी थी अमेरिका ने। तो केवल ये मत कहिए कि मैं बिल्कुल उनका कद्रदान हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, उनको लीडरशिप है, मजबूत लीडरशिप है। 1984 के बाद में ये बात सही है कि क्लियर मेजोरिटी के साथ में
क्लियर डिसीजंस हो पा रहे हैं, ये बात सही है, इसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन केवल हम ये एक होवा खड़ा कर दें कि G20 सिर्फ मोदी जी के कारण ही भारत को मिल पाई है, तो मुझे लगता है भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ये सौभाग्य पहले इंदिरा गांधी जी के पास में भी आया था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब उनके क्या कारण रहे होंगे, उस टाइम उनको इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं लग रही होगी या उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब ये अब वो जाने, मगर ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त हुआ था और उन्होंने इसको डिनाई कर दिया था। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मोदी जी इज द पर्सन जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। दूसरी बात जो आपने ये बोला कि G20 नेशन है और उनको मोदी जी को केवल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसके नाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर भी मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि मोदी जी इज द ओनली लीडर इन दिस वर्ल्ड जिनको सभी देशों के हाईएस्ट सम्मान के साथ में सम्मानित किया गया है। तो आप उनकी इन प्रतिभाओं के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते हैं कि जो उनके अंदर संगठनात्मक, प्रशासनिक और जिस टाइप की फॉरेन पॉलिसीज उनकी है उसके ऊपर जी मैं प्रतिभा पे नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जैसे कई बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि अब अमेरिका को देखो मोदी जी का इंतजार करता है, भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं साहब, मोदी जी का इंतजार नहीं करते हैं। मोदी जी नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे मोदी जी, वीजा नहीं मिला था, आपको ध्यान होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, कल अमित शाह जी बने या नितिन गडकरी बने, उनका भी रेस्पेक्ट उसी तरह से। मगर ये बताइए, आज से पहले इतने कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको पूरे विश्व के अंदर हाईएस्ट नेशंस ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हो? आप डाइवर्ट वो केवल मोदी जी हैं जिनको मिला है। आपको वक्त नहीं मिल पाएगा खड़गे जी पे बोलने के। मैं सिर्फ इस वजह से कि भाई G20 को लेकर के जिस तरह से कहा जाता है लगातार, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है G20 पे हम सबको स्वाभिमान और फक्र होना चाहिए कि आज भारत एक ऐसा देश बना है पहली बार जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन वो तो क्या, अगर मैंने कहा ना कि एक साल बाद मिलती, हमारी सौभाग्य मिल गया, कुछ कंट्री इकोनॉमी की क्रैश हो गई, इस वजह से हमारे को एक साल पहले मिल गया, एक साल बाद मिलता। ये सौभाग्य में इंदिरा जी के टाइम भी मिला था। अभी भरत जी जवाब देना ज्यादा उचित मुझे उस वक्त का मालूम नहीं है कि कम मिला इतना इंदिरा जी को। उस समय मैं समझ भी नहीं थी, तो 10th में पढ़ता था जब इंदिरा जी की हत्या की गई थी, तो उस समय ज्यादा समझ भी नहीं थी। और मैंने कहीं ऐसा पढ़ा भी नहीं है कि इंदिरा गांधी के वक्त G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला था, उसके बाद में इंदिरा जी ने खारिज कर दिया था कि हमारी बस की नहीं है, सब हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो क्या कारण है, वो भरत जी ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। चलिए खड़गे, आपको खड़गे पे बोलना, आपको तो एक मैं अचीवमेंट दे रहा हूँ खड़गे का। चलिए आप लोगों ने माना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना चाहिए, आप लोगों ने बुलाया, अपूर्वा जी की बात मानी, लेकिन चलिए आप क्या कहना चाहते हैं, केवल कांग्रेस ने आजादी दिलाई? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से इस देश के इतिहास को देखा जाए कि जब इस देश में आज़ादी की बात आई, जब गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से इस देश को आज़ादी दिलाई, वो हमने इतिहास में भी पढ़ा। लेकिन इनका सिर्फ ये कहना, मैं वही बता रहा हूँ, केवल कांग्रेस नहीं होना चाहिए। RSS ने जिस तरीके से माफीनामा मांगा, जिस तरीके से पेंशन उठाई और अंग्रेजों के पास जाकर जिस तरीके से सूचनाएं दी जाती थी, वो सब चीजें हम पढ़ते भी हैं। लेकिन सबसे पहली चीज तो मैं, ये बड़े शर्म की बात है कि आज इन्होंने ये कहा कि इस देश का नाम मोदी जी के बाहर विदेश में जाने के बाद ही हुआ है। तो यानी इस देश में आजादी के बाद आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि देश का नाम विदेश में मोदी जी के आने पर, मोदी जी आज तक के प्रधानमंत्री, ये देखिए आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड है, मैंने उस चीज को नोट भी किया। जिनको सबने स्वीकार इस देश के अंदर मोदी जी से पहले इतने ज्यादा बढ़िया प्रधानमंत्री जी आए हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करा है। और रही बात इंदिरा गांधी जी की, तो मैं आज जिस तरीके से खड़गे जी ने भी कहा कि पीवी पर्स को समाप्त करने वाले, जमादार प्रथा को समाप्त करने वाली इंदिरा गांधी जी थी, बैंकों का नेशनलाइज करने वाली इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी IT रिफॉर्म लेके आए, और आज इस देश के अंदर जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनकर हमारे को उस पद को सुशोभित कर रही है, उसका श्रेय भी राजीव गांधी जी को जाता है, जिनकी दूरदर्शिता थी कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। तो कांग्रेस ने तो इस देश में दूरदर्शिता को देखते हुए ऐसे नियम बनाए, ऐसे संशोधन किए और ऐसे कानून लेकर आए जो जनता के लिए काम किया गया। इसलिए इस कांग्रेस ने इस देश में जब आजाद हुआ, कुछ नहीं था इस देश के पास, लेकिन हमने IIT दी, हमने IIM दिया, हमने हरित क्रांति लेकर आए और ऐसी सारी योजनाओं को लाकर आज इस देश को यहां पर खड़ा किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 75 साल में क्या किया, और सिर्फ मोदी जी का गुणगान करते हैं। ये गुणगान सिर्फ मोदी जी का नहीं होना चाहिए। आपने GDP की बात कही, आपने GDP के, बिल्कुल इन्होंने भी कहा अर्थव्यवस्था की। मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन को पढ़कर आना चाहिए था। 2011 में ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था पे था, जिसको लाकर आपने 5वीं अर्थव्यवस्था पर फेंक दिया।
जिस तरीके से आप देख कर आइएगा 2011 की रिपोर्ट पढ़ के आइएगा, उसमें ये देश 2011 में पढ़ के आइएगा जब 2011 में तीसरे स्थान पर था और आपने उसको 5वें स्थान पर दे दिया, और जब आपको हमने सत्ता सौंपी थी तब 55 लाख करोड़ था कर्जा, उसको आपने 155 लाख करोड़ कर दिया। इस देश के अंदर 47 साल के अंदर 47 साल में इतना कर्जा नहीं हुआ था जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल के ऊपर कर दिया। और राजस्थान की भी हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में जो आपकी जीडीपी 2.5% हुआ करती थी उसको हमने 11.5% करा कोरोना काल के अंदर भी। कर्जा कौन सा देश, कर्जे पे भी हम बात कर लेते हैं, कर्जे पे भी हम बात कर लेते हैं। एक राज्य 5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा ले सकता है और वो भी केंद्र सरकार की परमिशन के बिना नहीं ले सकता। हमने मात्र 3.5 लाख करोड़ लिया है, 2.5 लाख करोड़ तो हम अभी भी छोड़े हुए हैं। तो आप पहले अच्छी तरह अपने अनुभव को, अपने आंकड़ों को दुरुस्त करके आइए। मुझे लगता है आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं है। नहीं लगता आपके पास सही आंकड़े, मुझे नहीं लगता आपके आंकड़े, बिल्कुल आप आंकड़े सही लेके आइएगा। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, कर्ज को लेकर मेरे को बड़ी तकलीफ होती है कि ये फ्री बीज स्कीम्स को बंद करना चाहिए। आप एजुकेशन पे जितना खर्च कर सकते हैं करिए, वो बिल्कुल हमारी बात है। मेडिकल पे आप करिए, लेकिन ये जो फ्री वाली आदत है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, 40 से 50 लोगों से मेरी एक हॉबी कहें या फिर ये कहें कि मेरा जुनून, 50-60 लोगों से मैं डेली बात करता हूँ, स्कीम्स को लेके बात करता हूँ और चीजों पे बात करता हूँ, जिनको मिल रहा। बेनिफिशरी जी भी कह रहे हैं ये बात कि साहब किसी भी राज्य में, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का ये भी किया और एक वीडियो कॉल पे उसने कहा, सज्जन साहब आपका नंबर मैं फीड करता हूँ और आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ कि ये देखिए 4 पेज का विज्ञापन तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब का है, यही 3 पेज का अशोक गहलोत साहब का विज्ञापन है, तो साहब ये फ्री में छप रहे हैं और इतनी योजनाएं जब दे रहे हैं आप, तो आपको भरोसा मतदाता पे ये होना चाहिए कि हाँ हमने जो काम किया है उस पे मतदाता वोट देगा। इस पे भी आप इतना पैसे खर्च करे जा रहे हैं, ये मतलब उस व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूं आपको जो खाद्य सुरक्षा से और बंधा हुआ है, लूनी के पास के वो रहने वाले हैं सज्जन, उन्होंने ग्रामीण ठेठ ग्रामीण व्यक्ति, उसने वीडियो कॉल से मुझे बात करके बताई। हालांकि चलिए, लेकिन अब वीडियो कॉल कोई कहे कि साहब मोबाइल है उसके पास में, तो फिर खाद्य सुरक्षा में कैसे है? फॉर्चूनर वाले भी खाद्य सुरक्षा में है। देखिए 2011 में जब जनगणना हुई थी, उस जनगणना के बाद ये खाद्य सुरक्षा की एक लिस्ट बनाई गई और वो लिस्ट बनाकर केंद्र सरकार के द्वारा, हाँ बिल्कुल कर्ज में भी खुशी, एक अगर गवर्नमेंट देती है तो कहती है कि वेलफेयर स्टेट बनाना। देखिए योगेंद्र जी, कोई सी भी राज्य सरकार हो, सुनिए, अगर जब अपोजिशन में वही पार्टी होती है तो एक बात कहती है कि ये देखिए साहब रेवड़ियां बांट दी गई, तो रेवड़ियों की भी डेफिनेशन तय करनी चाहिए। जितनी भी पीएसयू है, रेवड़ी जो बनाने वाले हैं ना, उनको तकलीफ और होती है कि यार हमारी रेवड़ी को क्यों बदनाम कर रहे हो यार आप, या राज्य सरकारें रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, जितनी भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार रही है कर्ज के अधीन होती है, लेकिन बात आती है मैनेजमेंट की। मैंने अभी भी आपको कहा कि एक राज्य सरकार के पास 5 लाख, लेकिन मैं वही बात, आपने आगे नहीं सुना, मैंने कहा मैनेजमेंट की। 47 साल में पूरे देश में जितनी सरकारें रही, उन्होंने जितना कर्ज नहीं लिया उससे ज्यादा तो 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले लिया अपने प्रचार प्रसार और मार्केटिंग के लिए। पता होना चाहिए कि राजस्थान पहले कभी हाईली फिस्कली डेफिसिट स्टेट के अंदर नहीं आता था, मगर अब वो वहां पे आपको शायद ये पता नहीं है, आपको शायद ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में सीएजी रिपोर्ट में एक संसद के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है प्रॉफिटेबिलिटी वाली, उसमें राजस्थान इस देश में दूसरे नंबर पर है। आर्थिक विकास दर हमारी 11.04% है। मुझे लगता है आपको वो पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है आपको वो पढ़नी चाहिए रिपोर्ट, वो लोकसभा के पटल पर रखी हुई रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट है, जिसने देश में दूसरे स्थान पर इस राजस्थान को आर्थिक विकास दर में रखा है। भरत जी, मुझे बहुत खुशी है, रियली मैं दोनों को आपको सैल्यूट भी करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि रियली डिबेट जो आप दोनों अपने आर्ग्यूज दे रहे हैं इसी पे होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं दोनों को, आपको रियली मतलब दिल से। लेकिन आज मैं खड़गे जी को, क्योंकि टाइम मेरे पास में 5-6 मिनट का बचा है, मैं थोड़ा सा उस मुद्दे पे आ जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों अपने अपने पार्टी को बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे उसकी वकालत कर रहे हैं और रियली आप अपने अपनी आर्ग्यूज बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा खड़गे साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए आज खड़गे साहब के जो भाषण था, जो बयान था, उसमें आप देखिए उन्होंने समुचित चीजों को कहा। उन्होंने अगर बात की जाए इंडिया की, जिस तरह से भी दशरथ जी ने कहा कि आज जब
DIA हमने बनाया विपक्षी दलों ने, तो भारतीय जनता पार्टी को आज ये सुध आ गई कि इंडिया मींस भारत को वो अनुच्छेद 1 में से हटाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा किसानों की बात उन्होंने की, उन्होंने राजस्थान की योजनाओं के बारे में बताया, पिछले 75 साल के अंदर कांग्रेस ने जो इस देश को दिया उस बारे में बताया। तो खड़गे जी के बयान से आज पूरे देश को, पूरे राजस्थान को यह पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर प्रहार करते हुए और कांग्रेस के ऊपर पत्थर फेंकते हुए अपनी बातों को करना चाहते हैं। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि इनका जो घर है वो भी कांच का बना हुआ है। दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले, उंगली उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि इस देश में राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी एक शहादत बता दे इस देश के लिए, सत्ता की लालची जो भारतीय जनता पार्टी है, राजीव गांधी जी के बाद आज तक, सही कहा खड़गे जी ने, आज तक कांग्रेस ने किसी पद के लिए लालसा नहीं दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश में अच्छे अच्छे जो नेता थे उनको मार्गदर्शन मंडल में जानकर डालकर आज इतने लोलायुक्त हो गए कि एक देश एक चुनाव की बात करने आ रहे हैं। क्या आपको इस संविधान की जो डेमोक्रेसी उसका आपको पता नहीं है? क्या संभव है इस देश में होना? जिस तरीके से तानाशाही आप चलाना चाह रहे हैं। मैं भरत जी यहाँ पे देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोग चाहते हैं और पहली बार चर्चा नहीं हो रही है इस पे। लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? आप बताइए, ये संभव है क्या? आप बताइए, आप बताइए संभव है क्या? इस संविधान के अनुसार संभव है क्या? देखिए, संभव तो बहुत अच्छा है और लोग अप्रिशिएट ही करेंगे कि ये लोकतंत्र का उत्सव 7 दिन 10 दिन में एक बार होके उसकी वजह बताता हूं। प्रैक्टिकली अभी राजस्थान में इलेक्शन होगा साहब, उसके बाद में अब दिसंबर अगर कोई विधानसभा भंग हो गई, मेरा सिर्फ 2 सवाल है अपूर्वा जी से। अगली नहीं, मेरा सिर्फ 2 सवाल है पार्लियामेंट की। सर, मेरा 2 सवाल है अपूर्वा जी से। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो क्या वहां राज्यपाल शासन लगाएंगे 3 साल? और अगर किसी केंद्र की अगर किसी तरीके से वहां पर सत्ता भंग हो जाती है तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे 3 साल एक साथ करने के लिए? क्या ये संभव है? भरत जी, क्या ये संभव है? क्या बता दीजिए मुझे। आज क्या बहुत ही मतलब ऐसे मुद्दे को लेकर चल रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है, एक बहस का विषय है, लेकिन मैं खड़गे जी पे ही गौर करना चाहूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए मैंने पहले ही कहा, ये राजनीतिक दलों को एक जाजम पर बैठ करके बड़प्पन दिखा करके ही कुछ करना होगा। कोई पार्टी नहीं कर सकती, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सारी बातें होंगी कि मेरी गवर्नमेंट तो 6 महीने पहले ही बनी है, एक गवर्नमेंट को 4.5 साल हो गए हैं। लेकिन ये मैंने कहा ना कि सभी राजनीतिक दलों को साथ बैठ करके बड़प्पन दिखाते हुए, क्योंकि सर आधे टाइम तो हमारे यहाँ पे आचार संहिता के आड़ पे सिर्फ यही रहता है कि नहीं साहब अभी ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये विकास का कार्य की घोषणा नहीं कर सकते, आपका ये नहीं कर सकता, 2.5 साल काम होते हैं। उस लिहाज से तो मेरे को लगता है कि सबको एक साथ बैठ कर संसद सत्र के नहीं जाना चाहिए, लेकिन बैठ करके संसद सत्र के विशेष सत्र पे तो ये बात करते नहीं है। मैं एक बार आऊंगा, मैं दर्शक के पास में जाना चाहूंगा। दर्शक, अभी इन्होंने कहा कि योजना नहीं है। देखिए, बीजेपी का स्टैंड साफ है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। वो मोदी के नाम पे, मोदी की स्कीम्स के नाम पर जनता के बीच जा रहे हैं। आप परिवर्तन यात्राएं जो हैं वो मोदी बनाम राजस्थान सरकार कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कांग्रेस की अगर बात करते हैं कि चलिए साहब इनके पास कोई वो नहीं है क्या चेहरा, तो कांग्रेस को अब नहीं लगता है कि जनता ये भी पूछ सकती है कि मंच से फिर वसुंधरा जी के गुणगान या अवगुण जो भी बताने हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं करती है? देखिए, चुनाव में ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, वार पलटवार होते हैं। बीजेपी का स्टैंड है वो निश्चित तौर पे बीजेपी में आज हर कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी का या बाहर भी कोई व्यक्ति कहता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी का सानी नहीं है। नरेंद्र मोदी वो चेहरा है देश दुनिया में जो बीजेपी को स्टैंड करते हैं, और नरेंद्र मोदी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ कतार लगती है। लेकिन क्या राजस्थान में इसका असर दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार राजस्थान में 2-4 चुनाव के पहले चुनाव के देखें तो उसमें एक क्लियर चेहरा रहता था, वसुंधरा राजे रही हैं तो कि वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा निकाल रही हैं, ये चेहरा होंगी। लेकिन इस बार कुछ अलग माहौल है, उसी को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है, कांग्रेस में भी इस बार, या कह सकते हैं, हालांकि कांग्रेस में कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक में जो नेता प्रपोज होगा या जिसको ज्यादा विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर मुझे जो लगता है कि यहाँ पर अशोक गहलोत वर्सेज मोदी ये चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी में सेंट्रल लीडरशिप जहाँ तक अपनी बात की लगातार वो आ रहे हैं, और केंद्र सरकार की बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जो स्कीम्स है उसके बारे में बोलिए आप, या राजस्थान सरकार के खिलाफ जो माहौल है चाहे अत्याचार का, हालांकि ये मुझे थोड़ा दिक्कत कई बार फेस करते हैं, बात करते हैं, इसके नाम पे बात नहीं होती।
ऐसा कोई एजेंडा जैसे कांग्रेस अपना करती है, बीजेपी को भी ऐसा करना चाहिए कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। आप अत्याचार की बात करेंगे, अत्याचार निश्चित तौर पे हर स्टेट में अत्याचार होते हैं, हाँ उस पर यह बात की जा सकती है कि आपकी पुलिस ने कार्रवाई कितनी देर में की, पुलिस को कटघरे में खड़े करना या प्रशासन को जिसने गलती की। लेकिन अगर कोई आदमी ये कह दे कि साहब ये यहाँ पर ये घटना हुई, रेप की घटना, ये नहीं हो सकती थी, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन कार्रवाई कितनी जल्दी हुई या क्यों नहीं, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन अक्सर से अपन देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं या रैलियां आती हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में अछूती नहीं है। जब बीजेपी राज में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कांग्रेस के नेता भी चिक चिक कर ये बातें बोलते हैं कि साहब ये हो गया। डेल्टा मेघवाल का प्रकरण आपने देखा, राहुल गांधी वहां आए थे, फिर जयपुर भी आए थे उस दिन, तो उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। आज वो काम बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस कह रहा है कि इनको ये नहीं उठाना चाहिए। तो ये मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि चेहरे बदले जाते हैं, एजेंडे वही होते हैं। पहले तो अपूर्वा सिंह जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मैं कहना चाह रही हूँ योगेंद्र जी कि आज खड़गे जी प्रवास पर भीलवाड़ा आए, उन्होंने ये प्रवास कर रही हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जी कंटिन्यू। जी, तो उन्होंने आने पे भीलवाड़ा आए। कैसे हो सकता है कि जिस जिले के अंदर एक बच्ची के साथ, मतलब नैना सानी के बाद शायद ये दूसरा कांड होगा राजस्थान के अंदर, जिसमें बच्ची को जिंदा भट्टी के अंदर जला दिया गया, उसके टुकड़े काट दिए गए, उनकी आत्मा कैसे मान गई कि वो उस जिले में आकर के भी कोटड़ी नहीं गए, उस बच्ची के घर नहीं गए, उसकी सिसकियां नहीं सुनी, उसकी चिता की अग्नि की ताप आज तक उन्होंने नहीं देखी? कैसे उनका मन मान गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने अभी बात कही कि साहब हमें ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि साहब अपराध तो हो गया, पुलिस ने अगर इसमें इंटरवेन किया होता तो ये अपराध रुक गया होता। आप याद करिए करौली के नांदोती गांव की जो घटना थी, जिसमें वो बच्ची गुमशुदा हुई, पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, पुलिस ने उस बच्ची को समय पर नहीं ढूंढा। अगर ढूंढा होता तो उस बच्ची के साथ जो ब्रुटैलिटी हुई, आप सोचिए, उसके साथ रेप हुआ, उस पर एसिड फेंका गया, गोली मारी गई, कुएं में डाला गया, उसको किसी तो स्टेप पे, किसी तो स्टेज में रोका गया होता। भीलवाड़ा की कोटड़ी की जो इतनी जघन्य अपराध हुआ, इतनी जघन्य हत्या हुई, पुलिस के पास परिवार गया था, पुलिस ने कहा आधार कार्ड लेकर के आओ। अरे क्या लेना देना है एक जवान बच्ची का घर से गुम जाने पर आधार कार्ड का? अगर पुलिस ने उसको समय पे लिया होता तो हो सकता है वो बच्ची शायद किसी अवस्था में कम, या तो उसका शरीर कटा नहीं होता, या उसका शरीर जला नहीं होता भट्टी में, या उस लड़की के साथ हो सकता है रेप भी नहीं हुआ होता। किसी एक अवस्था पे तो रोका जा सकता था। खाजूवाला की आप घटना भूल गए, जहाँ पुलिस ने ही गैंगरेप किया एक बच्ची के साथ में। सब बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। जब मैं कहती हूँ, जब मुखिया ही एकदम धृतराष्ट्र बन के बैठ जाए ना, तो कुछ नहीं हो सकता है सरकार का। इसलिए हम सबसे पहले, जिस राज्य में बच्चियां, बच्चे, 70 लाख बच्चे पेपर लीक से अफेक्टेड हुए हैं, आप सोचिए। हमारा ये मुद्दा पहले इसलिए है कि जब तक सुराज नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, बेटर पुलिसिंग नहीं होगी, प्रिवेंटिव पुलिसिंग नहीं होगी, आप 1000 स्कीम ले आइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हर एक घर त्रस्त रहेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं होगा, गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, आप 1000 स्कीम लेकर आइए। वो वीडियो आपने भी देखा होगा जिसमें एक महिला कह रही है कि मोबाइल हम भले गहलोत साहब से ले लें, मगर वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। वो एक महिला नहीं, इस राजस्थान सरकार की हर एक बच्ची, हर एक महिला यही कह रही है। चलिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरी बड़ी बहन ने जिस तरीके से महिला होने के नाते भी जो चीज बातें कही है, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा एक दूसरा भी आईना देखना चाहिए कि दिल्ली में मात्र 2 किलोमीटर दूर थी संसद। प्रधानमंत्री जी ने जो बेटियां इस देश को मेडल लाकर देश का नाम, अभी आप बड़ी बड़ी बातें करी थी देश के नाम की, उस पर बात करनी चाहिए थी। ब्रजभूषण को सदस्यता तक नहीं हटाई थी उसकी, और उसका क्या परिणाम निकला कि वर्ल्ड रेसलर जो कुश्ती संघ था, उन्होंने हमारी सदस्यता हटा दी थी। मणिपुर की घटना पे मोदी जी ने, आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, मणिपुर में पुलिस थाने में से ये क्या नाम है, गोलियां चुरा ली और 2 महिलाओं को निवस्त कर जिस तरीके से दरिंदगी उनके साथ की गई पुलिस के सामने, अभी पुलिस की आप बातें करी थी, दरिंदगी पुलिस के सामने की गई, आपको उस घटना पर बोलना चाहिए। और अभी हाल ही यूपी के अंदर जो आप बड़ी बड़ी बातें यूपी की करते, एक महिला सिपाही को चलती ट्रेन के अंदर निवस्त कर गैंगरेप किया गया, और उसका जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, मुझे लगता है कि बहन जी आपको वो चीजें देखनी चाहिए। और जिस तरीके से मेरठ के अंदर एक बीजेपी नेता के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा और वो जो लड़की थी उसने अपनी आत्महत्या कर ली, एक नाबालिग लड़की ने मेरठ के अंदर एक बीजेपी के ऊपर लगा। हिमाचल के अंदर बीजेपी का जो नेता था उसकी वजह से एक लड़की ने उसको देह शोषण में डाल रहा था, उसकी वजह से उस लड़की ने आत्महत्या की। अरे हमारे यहां तो अगर कोई गलती करेगा तो उस पर आरोप भी लगेंगे, सिद्ध भी होते हैं, तो उसको जेल में भी भेजते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो आरोप ही नहीं लगाता, आपके यहाँ तो कोई आरोप ही नहीं लगा देता, आपके यहाँ तो बोलते नहीं है, आपके यहाँ बोलते नहीं है। पुत्र पर केस है, न्यायालय
के अंदर विचाराधीन है, अंदर न्यायालय चले के अंदर गए। विचाराधीन है। एक ऐसा बता दीजिए, मैं कह रहा हूं आपको, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपके यहाँ का एक नेता का नाम ऐसा बता दीजिए जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो और आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। आप कभी नहीं करेंगे। आपने पेपर लीक की बात करी, चलिए पेपर लीक पे हम बात कर लेते हैं। यूपी के अंदर 22 से ज्यादा हुए, गुजरात में 17 से ज्यादा। कौन सा कानून बनाया आपने वहां पे? कोई एक कानून का नाम बता दीजिए। 200 से ज्यादा यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई है, 200 से ज्यादा। लेकिन योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन को राजस्थान के अंदर देखने से पहले इस देश के हालात भी देख लेना चाहिए। राजस्थान की महिला और इस देश की महिला बराबर है, और महिला होने के नाते आपको बोलना चाहिए। आपके केंद्र में भी सरकार है, आपके केंद्र में सरकार है। आप बताइए मणिपुर में क्यों नहीं बोले मोदी जी? क्यों नहीं बोले मणिपुर में मोदी जी? क्यों नहीं बोले मणिपुर में मोदी जी? दिल्ली की बेटियां जब इतने वहां रात को वहां से उठाया गया, दिल्ली की पुलिस ने उनको उठाया, उन्होंने मेडल तक वापस दे दिए। अरे शर्म आनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। महिलाओं पर बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए थी। बिल्किस बानो पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और मणिपुर पे, और आज की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट दी मणिपुर पे, उस पर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला यहाँ के न्यायाधीशों को? सुप्रीम कोर्ट पे, आपने न्यायालय, और जिस तरीके से न्यायालय के न्यायाधीशों को दबाव बनाकर काम करवाया जाता था, दबाव बनाकर काम कराया जाता था न्यायाधीशों ने कही। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नयन चक्षु खोलकर बात करनी चाहिए। राजस्थान से पहले इस देश में जिस तरह के हालात उन्हें देखना चाहिए। रोकना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आज आप दोनों ही प्रवक्ता बहुत अच्छी डिबेट में अपनी अपनी बातें कही हैं, तैयारी के साथ में आए हो। बहुत अच्छी बात है। मार्क्स देने की स्थिति में होता है तो फुल टू फुल देता आप लोगों को। हाँ, खैर, लेकिन समय का अभाव में रोकना चाहूंगा यहाँ पे। और मुद्दा हमारा यही था कि खड़गे जी का पहला दौरा, और ये कोई नई बातें नहीं है, आरोप प्रत्यारोप चीजें ये तमाम आती रहेंगी। चुनावी साल है और चुनावी साल में यही जंग जमेगी। लेकिन मैं जंग भी कहना, मैं माफी चाहूंगा, जंग का वो रूप नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पे वैचारिक जंग होती है, जिसी तक कायम रहना चाहिए। इसे ब्लो बेल्ट नहीं जाने दे। यही लोकतंत्र की खूबी और पर्व होना चाहिए, जिसे हम सब लोगों को सेलिब्रेट भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।